बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर व्हिच वी स्टडी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहने का मतलब ये विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज की स्टडी करते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड देखें तो केमिकल कंपाउंड दो टाइप के होंगे, एक तो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो आयन में डिसोसिएट नहीं होते या आयन जनरेट नहीं करते, उन्हें आप क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट जनरेट आयन इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब आयन जनरेट नहीं करेंगे, इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल कंपाउंड विच जनरेट आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे कंपाउंड जो आयन जनरेट करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो नहीं जनरेट करते उनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल हो गया KCl, NaCl, कॉपर सल्फेट है, ये CH3COOH है, HCl है, ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन एट ईच कंसंट्रेशन। तो जो सभी कंसंट्रेशन पे आयन में डिसोसिएट हो जाता है उसको आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, मतलब एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, इसके लिए एल्फा 1 होता है। एल्फा होता क्या है, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। ये रेशियो है नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड टू द टोटल मॉलिक्यूल। तो जैसे 10 मॉलिक्यूल आपने लिया था और 10 के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू टेकन। तो 10 लिए थे, 10 डिसोसिएट हो गए तो कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्रांग एसिड हो गया, HClO4 पर क्लोरिक एसिड है और इसको आप स्ट्रांगेस्ट नोन एसिड कहेंगे। तो ये पर क्लोरिक एसिड है और स्ट्रांगेस्ट नोन एसिड, मतलब जितने भी एसिड मालूम हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। HI हो गया, HBr हो गया, H2SO4, HCl, HNO3, H3+O हाइड्रोनियम आयन है। तो इतने ही मेनली आपके पास स्ट्रांग एसिड हैं और ये स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गया है। H3+O से जो वीक होगा उसको आप वीक एसिड कहेंगे। स्ट्रांग बेस NaOH, KOH, RbOH, CSOH। अगर आप ये ध्यान दें, फर्स्ट A के हाइड्रोक्साइड हैं, ये सेकेंड A के नीचे वाले 3 हाइड्रोक्साइड हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगेस्ट बेस है, ये स्ट्रांगेस्ट बेस। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रांगेस्ट नोन बेस तो सीजियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर तीसरा एग्जांपल है नियरली ऑल द साल्ट्स, जितने भी साल्ट्स हैं वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे NaCl, KCl, RbCl, CH3COONA, ये सब साल्ट है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली एट ईच कंसंट्रेशन। तो जो सभी कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनके लिए जो एल्फा की वैल्यू है हमेशा लेस देन 1 है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। तो आपने लिया था टोटल मॉलिक्यूल मान लो 10 और डिसोसिएट हुए 5, तो 5/10 यहाँ पर वैल्यू 0.5 आ जाएगी जो 1 से कम होगी। तो ये हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल में वीक एसिड जैसे HCN, H2CO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2,
CH3COOH, CH3COOH, जहाँ पर COOH होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। एंड नियरली ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें भी COOH दिख जाए वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, और लगभग सभी ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। वीक बेस में LiOH हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये वीक बेस हैं। यहाँ पर ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे हम यहाँ पर बेस कह रहे हैं, लेकिन इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। फ्यू साल्ट, HgCl2, CdI2, ये दो साल्ट ऐसे हैं जो हैं तो साल्ट, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में है। हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं कंडक्टर पर। कंडक्टर पे चर्चा करेंगे। कंडक्टर किसे कहते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में होती है, उसको आप कंडक्टर कहते हैं। अब ये कंडक्टर दो टाइप के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे, और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इन दोनों कंडक्टर में हम लोग डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, यहाँ पर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाए उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। तो जो मेटल और एलॉय होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर मेटल में जैसे हम लोग सोडियम लिए हैं, तो यहाँ पर सोडियम के पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन में अगर बात किया जाए तो 2, 8, 1 ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये सोडियम प्लस बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। इस तरह से सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, बहुत सारे सोडियम प्लस होंगे और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। तो ये सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे, जिनको मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे, और इस मेटेलिक बॉन्ड के कारण ये सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम लोग सोडियम क्रिस्टल कहेंगे। तो ये सोडियम प्लस जो है इसको हम लोग कर्नल कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कर्नल आपको बताया गया था क्या होता है, रेसिडुअल पार्ट ऑफ एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो जो पार्ट बचता है उसको आप कर्नल कहते हैं। जैसे सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया तो सोडियम प्लस बचेगा, इस सोडियम प्लस को आप कर्नल कह रहे हैं। तो यहाँ पर कर्नल और इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्टिविटी पाई जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में यहाँ पर कंडक्टिविटी ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज आयन, यहाँ पर अपोजिटिवली चार्ज आयन के कारण कंडक्टिविटी पाई जाएगी। एग्जाम्पल में ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल NaCl का ले लिए हैं। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो NaCl जो है टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। हालांकि Na प्लस और Cl माइनस के रूप में रहता ही है, टूटने की बात नहीं की जाए, लेकिन वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, वो हम कह सकते हैं कि अलग हो जाएंगे। तो Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो ये Cl माइनस यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, Cl माइनस Cl में बदल जाएगा। अब चूंकि ये Cl के रूप में नहीं रहता तो दो Cl आपस में जुड़ के Cl2 गैस बना लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा है ये एनोड से होते हुए कैथोड पे आएगा और बाद में ये सोडियम प्लस इसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो गया, एनोड पर क्लोरीन गैस निकल गई, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है कैथोड से, एनोड से कैथोड की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से कैथोड की तरफ आएगा और इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और करंट कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी। तो ये यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है ये अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण अपोजिटिव चार्ज आयन के कारण पाई जा रही है। हम लोग तीसरे पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे बात करें तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन इन कर्नल। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है कर्नल में वाइब्रेशन के कारण होता है। यहाँ पर देखिए जैसे
ये कर्नल है, तो यहाँ पर कर्नल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इस वाइब्रेशन के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इनका मूवमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरआयनिक इंटरेक्शन। यहाँ पर Na प्लस है, Cl माइनस है, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इनका मूवमेंट अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो Na प्लस Cl माइनस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो Cl माइनस इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। डिस्चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो कैथोड की तरफ नहीं आएगा, फिर करंट एनोड की तरफ नहीं जाएगी। इसका मतलब अगर Na प्लस और Cl माइनस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे तो कंडक्ट मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पर ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये एरो है, इंक्रीज का एरो है। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइब्रेशन इन कर्नल इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वाइब्रेशन बढ़ जाएगा कर्नल में, कर्नल वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइब्रेशन इन कर्नल इंक्रीजेज, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू व्हिच कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो यहाँ पर कर्नल में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी घट जाएगी। यहाँ पर ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, ये इंटर आयनिक इंट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिससे अट्रैक्शन आपस में कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। यहाँ पर नो केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग कंडक्टिव। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर जा रहे हैं, कर्नल अपने पोजीशन पे बने हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पर ऑन कंडक्टिव केमिकल चेंज अकर, यहाँ पर ध्यान दें Cl माइनस है, Cl माइनस जैसे है तो ये किस में बदल गया, Cl2 में बदल गया। तो ये माइनस में पहले था, अब Cl2 में बदल गया, इसका मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज हो गया। नो ट्रांसफरेंस इन मैटर अकर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर चल रहे हैं तो इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर कोई मैटर में ट्रांसफरेंस नहीं होगा। ट्रांसफरेंस इन मैटर अकर, यहाँ पर आयन एक दूसरे के मतलब एक इलेक्ट्रोड की साइड में जा रहे हैं, आयन जाकर डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, फिर जैसे ये Cl है, Cl माइनस Cl2 में बदल गया, क्लोरीन गैस निकल गई तो रिमूव हो गई, इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंटरफेरेंस, किसी भी चीज में इंटरफेरेंस है तो उसको लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब अगर हम लोग कंडक्टिव की बात करें तो इंटरफेरेंस इन कंडक्टेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस में जो इंटरफेरेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पर आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, या इसको लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। एक चीज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले क्लियर जान लें कि हम लोग जो ये कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है, हम लोग दो जगह पर फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर लेते हैं या मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं, जबकि केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग सेल यूज करते हैं, तो सेल यूज करते हैं तो सेल के में जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उनके बीच क्या दूरी है उसको हम लोग एल से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में हम लोग एल को लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। तो ये चीज आप क्लियर जानते रहेगा। और ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ पर यूनिट हो जाएगा ओम। अब आगे हम लोग बात करें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो यहाँ पर C इक्वल टू 1/R हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, यहाँ पर ओम था तो उसका रेसिप्रोकल है तो ओम इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे मो, देखें स्पेलिंग उलट गई, यहाँ पर OHM है तो यहाँ पर MH हो जाएगा, इसको मो पढ़ेंगे। या इसी को हम लोग साइमन भी कहते हैं, और अगर साइमन कहेंगे तो इसको फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यस से, तो ये यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स या फिर यस। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। यहाँ पर है वी नो दैट आर इक्वल टू रो इन एल अपॉन ए।
तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर एल 1 सेंटीमीटर हो जाए और ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, चूंकि यहाँ पर 1 अपॉन 1 हो जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। यहाँ पर ऐसे समझें कि हम लोग एक कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया उसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब हम लोग एक कंडक्टर लें जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या रेसिस्टिविटी कहेंगे। तो आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर देखें आर की वैल्यू आप ओम लिख रहे हैं यूनिट, ए का सेंटीमीटर स्क्वायर और एल का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका ओम सेंटीमीटर। अब हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें या इसको आप कंडक्टिविटी कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे के पास है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, i.e. कंडक्टेंस of 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर का रेजिस्टेंस था, उसका रेसिप्रोकल कहेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है आप उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पर के पाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान रो, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो की जगह पर आप आर ए अपान एल लिख देंगे तो इसको फाइनली ऊपर ले जाएंगे तो एल अपान ए इंटू 1 अपान आर हो जाएगा। 1 अपान आर को आप सी भी कहते हैं, सी कंडक्टेंस है, तो यहाँ पर के पाई इक्वल टू हो जाएगा एल अपान ए इंटू सी। तो एल अपान ए को आप अगर देखें तो इसको आप कहेंगे सेल कांस्टेंट, एल अपान ए को देखा जाए तो आप इसको क्या कहने वाले हैं, सेल कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ओम इनवर्स, तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ये सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, या इसको आप ये सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, चूंकि ओम इनवर्स की जगह पर आप एस लिख सकते हो, तो ओम इनवर्स की जगह पर आप एस लिख सकते हो, तो इसकी यूनिट एस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। यहाँ पर सेल कांस्टेंट में फिर हम लोग लिखते हैं वी नो दैट के पाई इक्वल टू एल अपान ए इंटू 1 अपान आर, तो एल अपान ए क्या हो जाएगा, के पाई इंटू आर हो जाएगा। इट मीन्स के पाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और आर रेजिस्टेंस है या कंडक्टिविटी कह सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो मल्टीपल है उसको आप क्या कहने जा रहे हो, सेल कांस्टेंट कह रहे हो। अब R इक्वल टू 1 अपान सी होता है, तो जहाँ पर R था वहाँ पर 1 अपान सी रख देंगे, तो यहाँ पर एल अपान ए इक्वल टू केपा इंटू 1 अपान सी या केपा अपान सी। केपा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और सी कंडक्टेंस है, तो केपा को आप कंडक्टिविटी भी कहते हैं, तो रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू द कंडक्टेंस इज नोन एज सेल कांस्टेंट, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। अब हम लोग देख लें फैक्टर अफेक्टिंग केपा एंड सी। केपा और सी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहला यहाँ पर लिखा गया है सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन, मतलब अगर सोल्यूट के बीच में जैसे मान लो Na+ है और Cl- है, ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई भी आयन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, तो जब डिस्चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, फिर कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, कंडक्टेंस उतना कम हो जाएगा। ये सेम चीज़ है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर मान लो हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, तो ये जो सोल्यूट है अगर सॉल्वेंट के द्वारा, जैसे मान लो वाटर पोलर होता है, तो आपने पोलर वाटर लिया, अब इसमें आपने क्या किया, पोलर वाटर में इनको ऐड कर दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव पोल हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव पोल हो गया, तो ये जो इसका नेगेटिव पोल है
वाटर के पॉजिटिव पोल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से इसका पॉजिटिव पोल है, वाटर के नेगेटिव पोल के द्वारा अट्रैक्ट मतलब किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसको उतना ज़्यादा सराउंड कर लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो ये जो आयंस हैं ये मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे तो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसको एक वर्ड में कहा जाए तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को आप सॉल्वेशन कह सकते हैं, या अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो इसको आप हाइड्रेशन कह सकते हैं। मतलब सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना कम होगी। के पॉइंट सी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के भी रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, अगर ये एक दूसरे को ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये खुद ही मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब ये खुद ही मूव नहीं कर पाएंगे तो इसका ये मीडियम की तरह कार्य कर रहे हैं। तो जब मीडियम ही नहीं फ्लो कर पा रहा है तो इसी मीडियम के साथ आयन भी ट्रेवल करेगा, तो आयन भी मूव नहीं कर पाएगा। तो आयन मूव नहीं कर पाएगा इसका मतलब डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा तो फिर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा आयन के डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटी उतना कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी उतना कम हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और इसको हम कह सकते हैं कि आयन आयन इंटरेक्शन को हम लोग सीधे विस्कोसिटी कह सकते हैं। एक वर्ड में अगर बोला जाए विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतना कम होगी। यहाँ पर दोनों केपा और सी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टेम्परेचर के। क्यों टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले जितने भी अट्रैक्शन हैं सारे अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक चारों चीज़ें मतलब दोनों चीज़ें चारों फैक्टर पर एक सेम पैटर्न पे चेंज हो रही थी। लेकिन अगर हम लोग डाइल्यूशन वाला पैटर्न लें तो यहाँ पर केपा जो है डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि सी जो है डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका कारण यह है कि जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन मान लो एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पर डाइल्यूट करते हैं, तो जब डाइल्यूट करेंगे जैसे मान लो Na+ है, ये Cl- है, तो डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना या वाटर ऐड करना, सॉल्वेंट ऐड करना। तो यहाँ पर Na+ और Cl- के बीच में कुछ मतलब अट्रैक्शन था। जब यहाँ पर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ सकता है। इन दोनों के बीच में आ गया तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हट गए, एक दूसरे से दूर हट गए तो अट्रैक्शन क्या हो गया इनका, कम हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, ये और दूर हटे तो इनका अट्रैक्शन और कम हो गया। तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते जाएंगे या डाइल्यूट करते जाएंगे इनका अट्रैक्शन कम होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। हम कहेंगे सी बढ़ गया, मतलब डाइल्यूट करने पर सी बढ़ गया, कंडक्टेंस बढ़ गया। लेकिन केपा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्यों घट गई? आप कह रहे हो कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन कंडक्टिविटी क्यों घट रही है? तो कारण यह है कि जब ये दूर हटेंगे तो एक निश्चित एरिया से, जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, यहाँ पर मान लो इस एरिया में 10 आयन थे, तो ये 10 आयन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो जब आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से ये आयन इस एरिया से बाहर हो जाएंगे। तो इस विशेष एरिया में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में या एक स्पेसिफिक पोर्शन में नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयन कम हो जाने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि यहाँ पर कहा जाता है कि केपा डाइल्यूट करने पर कम हो जाता है लेकिन सी डाइल्यूट करने पर बढ़ जाता है। मतलब टोटल कंडक्टेंस तो बढ़ गया लेकिन एक विशेष एरिया की कंडक्टेंस कम हो गया। तो कारण पूछा जाए क्यों कम हो गया तो आप कहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन कम हो जाने से केपा कम हो जाएगा, जबकि इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाने से टोटल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो आज की बात यहीं तक, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे